है अभिव्यक्ति। अभिव्यक्ति मतलब अभिव्यक्ति के अंतर्गत क्या आएगा आपका, बोलने की स्वतंत्रता। इसको अगर शाब्दिक अर्थ में देखें तो अभिव्यक्ति का मतलब क्या है, बोलना, बोलने की स्वतंत्रता, मौन रहने की स्वतंत्रता, किसी के बारे में कुछ कहने की स्वतंत्रता, ये सारी चीजें किसमें कही गई हैं, अनुच्छेद 19 के 1 में कही गई हैं। जैसे इसका मतलब ये है आपका कि जैसे आपको कोई बात, आप सरकार के खिलाफ भी बोलना चाह रहे हो तो आपको क्या है, बोलने का अधिकार दिया जाता है। आप अपनी बात को, जो आपके मन में है, आप कहना चाहते हो, वो आप सारी बात बोलने का अधिकार आपको दिया गया है। सारी जनता को, भारत के प्रत्येक नागरिक को ये अधिकार है कि अपनी बात को रख सकता है, ठीक है। दूसरा लिखा है, इसी में ही आता है मौन रहने की। जैसे होता है कि मौन रहना किस अनुच्छेद के अंतर्गत आएगा, तो मौन रहने का मतलब ये है कि जैसे मान लीजिए कोई हमारे यहाँ किसी की डेथ हो जाती है, कोई नेता है, अच्छा नेता, तो हम लोग क्या करते हैं, 2 मिनट का मौन धारण करते हैं। तो मौन रहने का मतलब क्या है, हम उनके प्रति अपनी संवेदना व्यक्त करते हैं। वो भी किसके अंतर्गत आएगा, अनुच्छेद 19 के 1 में आएगा कि मौन रहकर हम अपने अंदर जो उनके लिए भाव है, उस भाव को हम लोग क्या कर रहे हैं, व्यक्त कर रहे हैं। उस भाव को व्यक्त करने का भी आपके पास अधिकार है। दूसरा है, मान लीजिए आपका बोलने का अधिकार का मतलब ये है कि आप सब तरीके से कुछ भी बोल सकते हो, पर आपको क्या, किस चीज का याद रखना होगा कि आपको अपने देश की एकता और अखंडता को सुनिश्चित बनाए रखना है। मतलब ऐसा नहीं है कि आपको कह दिया गया कि आपको बोलने का अधिकार है तो आप कुछ भी बोलोगे, फिर आप कहो हमें तो ये अधिकार प्राप्त है, हमें ये स्वतंत्रता मिली है कि हम बोल सकते हैं, तो चाहे भारत मुर्दाबाद कहो तो भी हम बोल सकते हैं। ये ऐसा नहीं होगा। उसमें आपको किन चीजों का ध्यान रखना होगा कि हमारे देश की एकता और अखंडता बनी रहे, उससे दूसरा आपको हमारे देश की सुरक्षा बनी रहे, हमारी किसी बात से कोई ऐसी बात ना निकले या हम कोई ऐसा काम ना करें जिससे हमारे देश की सुरक्षा को नुकसान पहुंचे। तीसरा पॉइंट, पब्लिक मतलब कि आपके किसी बात से, आपके किसी शब्द से किसी सामने वाले को क्या नहीं होना चाहिए, आघात नहीं होना चाहिए। जैसे अब बोलने के अधिकार का मतलब मैंने आपसे कह दिया कि आपको छूट है, आप कुछ भी बोलो, तो अब कुछ भी बोलो का मतलब थोड़ी कि सामने वाले को गरियाने लगो। हमें उस चीज का ध्यान रखना होगा, अपनी मर्यादा में रह के बात करनी होगी। तो वो चीज है कि हमें पब्लिक का भी ध्यान रखना है कि हमें अपनी ऐसी बात बोलनी है जिससे किसी भी नागरिक को हमारी बात से ठेस ना पहुंचे, ठीक है। चौथा क्या है, मोरल मतलब कि हमें अपनी इस चीज को भी ध्यान रखना, हमारा जो हम बोल रहे हैं वो सही है कि नहीं सबकी दृष्टि से। तो इसके बाद लिखा कोर्ट। कोर्ट मतलब हमें, आप कोर्ट ने कोई आदेश दिया है, उसकी बात की अवहेलना हम नहीं कर सकते हैं। जो कोर्ट ने आदेश दिया है उसको हम क्या करेंगे, मानेंगे सभी लोग। उसमें भी आप ये नहीं कह सकते हो कि हम कोर्ट की बात को ना माने और कहें हमें बोलने का अधिकार है तो हम उनके कोर्ट के खिलाफ नहीं आप बोल सकते कुछ, ठीक। ये भी आप मतलब इन चीजों को ध्यान में रखकर फिर आप बोलोगे। विदेशी संबंध लिखा है। विदेशी संबंध का मतलब है कि मान लीजिए भारत कोई आया आपका गेस्ट बन के, देखते हो 26 जनवरी 15 अगस्त में कोई ना कोई गेस्ट आते हैं। मान लीजिए डोनाल्ड ट्रंप जी यहाँ आए अमेरिका से, अब यहाँ पर आप ट्रंप मुर्दाबाद चिल्ला रहे हो, वो गेस्ट बन के यहाँ आए हैं, फिर आपसे ये कहा जाए, आप ये कहो कि हमें बोलने का अधिकार दिया गया है, हमें ये स्वतंत्रता मिली हुई, हम कुछ भी बोल सकते हैं, तब आपको फट से जेल के अंदर बंद कर दिया जाएगा, फिर आपके उस अधिकार को नहीं सुना जाएगा। तो मतलब समझ रहे हो कि बोलने का अधिकार तो है आपके पास, लेकिन किस चीजों को ध्यान रखना है, इन चीजों को ध्यान रखकर फिर अपनी बात को बोलना है। हमारी देश की एकता अखंडता नहीं वो होनी चाहिए। इसके बाद सुरक्षा में कोई प्रभाव नहीं पड़ना चाहिए हमारे बोलने से, हमारे बोलने से किसी नागरिक को कोई ठेस नहीं पहुंचनी चाहिए। दूसरा आपका कोर्ट में, कोर्ट की बात को अवहेलना नहीं करनी है हमें। और इसके बाद लास्ट में क्या लिखा है, विदेशी संबंध, हमारे किसी बात से कोई विदेशी संबंध हमारे खराब नहीं होने चाहिए। पता चले डोनाल्ड ट्रंप जी जब यहाँ आ रहे हैं और आप उनको गाली दे रहे हो, सुन रहे हो, तो क्या वो दोबारा आएंगे, उनसे संबंध बिगड़ जाएंगे कि नहीं बिगड़ेंगे। तो हमें क्या करना, अपने विदेशी संबंध भी नहीं बिगाड़ने हैं अपने बोलने को से, ठीक है। तो इसमें आपके 19 के 1 में यही कहा गया है कि आपको बोलने की स्वतंत्रता दी जाती है, अपनी बात रखने की स्वतंत्रता दी जाती है, बस आपको इन चीजों का ध्यान रखना है, ठीक है। दूसरे में क्या लिखा है आपका, सभा। सभा मतलब है आपका, जैसे आप मान लीजिए आप बोल रहे हो, आपको बोलने का अधिकार दिया गया। देखते हो आप जैसे प्रधानमंत्री जी बने, आप सोचो प्रधानमंत्री कैसे बने होंगे, डायरेक्ट तो प्रधानमंत्री बन नहीं गए होंगे, पहले छोटे स्तर से स्टार्ट किया होगा, उन्होंने अपनी बात रखी हो, कहीं स्कूल है, कॉलेज है, उनके अंदर बोलने की कला होगी, सबको लीड करने की कला होगी कि उनकी बातों को लोग ध्यान से सुनते होंगे। ऐसा नहीं कि पता चले वो कुछ भी बोले जा रहे हैं, लोग जनता उठ के भागी जा रही है। आपकी ये कला भी सब में नहीं होती है। कला ऐसी होती, बोलने की कला ऐसी होनी चाहिए कि आपके बोलने से 4 लोग और आकर बैठ जाएं,
ना कि ये हो कि सब भाग जाए। तो ये होता है आपका। अब आपने क्या किया, बोलने की आपको स्वतंत्रता दी गई है, आप बोलिए। आपके बोलने से अगर कोई प्रभावित हो रहा है तो आप क्या बनाइए, एक सभा बनाइए। अगर इनको क्रम से याद करेंगे तो हम इसी तरह याद करेंगे कि आपको बोलने की स्वतंत्रता दी जा रही है। जब आप अच्छा बोलोगे तो आपके पास 4 लोग इकट्ठे होंगे, तो आप एक क्या करोगे, सभा करोगे, मीटिंग करोगे। ये अधिकार भी आपको दिया जा रहा है कि आप लोग 4 लोग 10 लोग बैठकर, या आप लोग काफी लोग हैं, जुलूस निकालना, जैसे इसे कहते हैं बिना हथियार पूर्वक जुलूस निकालना, भी इसी को ही कहते हैं। नंबर 2 में जो लिखा है, मतलब बिना हथियार लिए आप एक अपना सभा बना सकते हो। उसने ये नहीं कि पता चले सब बंदूक लिए बैठे हैं। बंदूक लिए बैठे तो आपको क्या समझा जाएगा, आतंकवादी टाइप का समझा जाएगा, नक्सलवादी समझा जाएगा। तो बिना जुलूस के, बिना हथियार पूर्वक जुलूस निकालना या आप सभा करना या मीटिंग करने का अधिकार भी आपको दिया जाता है। इस चीज की स्वतंत्रता है आपके पास, ठीक है। अब मान लीजिए सभा किया, मीटिंग की, मीटिंग करने के बाद क्या हुआ, हम संगठन बना सकते हैं। एक संगठन बनाएंगे, संगठन मजबूत होगा जब आप एक लोग बोलना स्टार्ट किया, बोलने के बाद उसने एक 4-6 लोगों की सभा बनाई, सभा बनाने के बाद धीरे धीरे उसका क्या बन गया, एक संगठन बन गया। संगठन बनाने का भी अधिकार है आपके पास। इसके बाद जब संगठन बन गया तो आपको लिखा संचरण। संचरण मतलब होता है क्या, घूमना फिरना चारों तरफ। चारों तरफ आपको संचरण करने की भी स्वतंत्रता दी जाती है। अब संचरण करने में भी आपको ये चीज याद रखनी है कि आपसे कह दिया गया कि संविधान में लिखा है कि भारत के प्रत्येक नागरिक को सभी जगह घूमने की स्वतंत्रता है। अब सभी जगह घूमने का मतलब ये नहीं है कि पता चले चीन की बॉर्डर में सैनिक खड़े हैं, पाकिस्तान की बॉर्डर में हमारे देश के सैनिक खड़े हैं, आप घूमते घूमते बॉर्डर पर पहुंच जाओ, उनसे कहो चलो भैया थोड़ा किनारे हटो, थोड़ा हम घुस के देख के आते हैं। और फिर आप कहोगे हमें तो चारों तरफ घूमने की स्वतंत्रता मिली, हम कहीं भी घूमे, तो फिर वो क्या हो जाएगा, आपको फिर से अंदर करेंगे, नहीं करेंगे। फिर आप वहां लड़ो कि भाई हमने तो पढ़ा है कि हमारे ये अधिकार है, हमें स्वतंत्रता मिली हुई है चारों तरफ घूमने की, हम कहीं भी जाएं। तो उस स्वतंत्रता को आपको वहां पर नहीं माना जाएगा। उधर भी हमें किस चीज का, इस चीज का ध्यान रखना है। चारों तरफ घूमने का मतलब है कि आप कहीं भी विचरण कर सकते हो, लेकिन आपको इन चीजों का ध्यान रखना है। जहां पर आपको मना किया जाएगा कि आप यहाँ नहीं जा सकते हो, तो इसका मतलब आपकी सुरक्षा को देख के कहा जा रहा है। तो आप वहां ये नहीं कहोगे कि हमें ये स्वतंत्रता मिली हुई है, ठीक है। इन चीजों के इसके बाद 5वें नंबर में क्या लिखा है, निवास। निवास मतलब है कि अब मान लो घूम फिर के सब जगह आए, पता चले दिल्ली तक पहुंचे, आपको दिल्ली अच्छा लगा, आप सोचे चलो अब यहीं पर क्या कर लेते हैं, घर वर बना लेते हैं, यहीं रहने लगते हैं। तो इसमें क्या है, निवास करने की, आपको कहीं पर भी निवास करने की भी स्वतंत्रता दी जा रही है, ठीक है। अब निवास करने में भी हर जितनी चीजें लिखी हैं सब में हमें इनका ध्यान रखना है। निवास करने का मतलब ये भी नहीं कि पाकिस्तान के बॉर्डर के पास जाके निवास करो, ठीक है। स्वतंत्रता का मतलब ये है कि आपको इन चीजों को देख में रखकर ही करना है, ठीक। उसके बाद ये लिखा हुआ है आपका संपत्ति का अधिकार। संपत्ति का अधिकार का मतलब क्या है कि आपके संपत्ति के अधिकार को 19 के किस में रखा गया था, 6 में रखा गया था। पहले आपके 7 थे इसके, अब कितने बचे हैं, 6। इस संपत्ति के अधिकार को क्या कर दिया गया, हटा दिया गया। पहले संपत्ति का अधिकार था, मतलब कि आप कहीं भी निवास करोगे तो आपके पास संपत्ति भी होनी चाहिए, होनी चाहिए कि नहीं, तभी आप कहीं घर वर बना पाओगे। ऐसे थोड़ी कि 1 रुपया जेब में नहीं है, तो हम दिल्ली में रहेंगे तो कहाँ रहोगे, पहले घर होना चाहिए, कुछ होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए, रोड में थोड़ी पड़े रहोगे। तो मतलब क्या, संपत्ति होनी चाहिए। अब संपत्ति का अधिकार जो था वो उसको अब क्या कर दिया गया, हटा दिया गया है 44वें संविधान संशोधन के द्वारा। और किसने हटवाया था, मोरारजी देसाई जी जो थे, उस समय उन्होंने ही एक अच्छा काम किया था, इस संपत्ति के अधिकार को हटाया था। अब संपत्ति के अधिकार को जो था, पहले क्या था, जैसे मान लीजिए भारत सरकार को ये है कि हमें यहाँ से रेल की पटरियां निकालनी, अब रेल की पटरियां तो ऐसे सीधे जा रही हैं, अब सीधे चली जा रही, पता चले यहाँ पे हमारा कोई प्लाट पड़ रहा है, खेत पड़ रहा है, अब हम ये कहते हैं कि नहीं हमारे दादा परदादा की जमीन है, हम इसको नहीं देंगे। तो अब क्या करेंगे, ट्रेन को मोड़ थोड़ी लेंगे वहां से कि भैया ट्रेन मोड़ लो, और उनके दादा की जमीन है वो देंगे नहीं, क्योंकि उनको क्या है, अधिकार मिला हुआ है कि स्वतंत्रता का अधिकार ये हमें प्राप्त है कि हमारी संपत्ति को कोई नहीं ले सकता है, ऐसा है। तो अगर वो पहुंच गए कोर्ट में कि हमारे खेत से पटरी निकाल रहे हैं और ये हमारे दादा की जमीन है, हम नहीं देंगे, तो कोर्ट भी ये आदेश कर देगा कि भैया अपनी ट्रेन घुमा लीजिए, लेकिन उनकी जमीन को नहीं कुछ कर सकते, क्योंकि उनको ये अधिकार प्राप्त है। ये उनकी स्वतंत्रता के अधिकार में शामिल है कि उनकी संपत्ति पर उनका हक है, ना कि आपका। तो अब ये बताओ, अब कितनी पटरियां मोड़ी जाएंगी भाई, ऐसे तो सबकी जमीनें पड़ेंगी, जमीन से ही होके जाएगा, ऊपर ऊपर तोड़ के जाएगी नहीं। तब इसको क्या करना पड़ा, इस वजह से संपत्ति के अधिकार को मूल अधिकार से हटाना पड़ा। अब समूल अधिकार जो है आपका कानूनी जो मूल अधिकार है
वो आप कोर्ट में लेके नहीं, सॉरी कोर्ट में लेके जा सकते हो, लेकिन कानूनी अधिकार को कोर्ट में लेके नहीं जा सकते। जब इसको संपत्ति के अधिकार को हटाकर किस में रख दिया गया, कानूनी अधिकार में। कानूनी अधिकार का मतलब, अब मान लीजिए यहाँ पर कोचिंग चल रही है, अचानक से सरकार का आदेश आया कि यहाँ पर हमें कोई बिल्डिंग बनानी है, तो चाहे कोचिंग चाहे जितनी बड़ी चल रही हो, चाहे कितना भी बड़ा वो हो, उसके बाद भी आपकी कोचिंग को क्या कर दिया जाएगा, हटा दिया जाएगा, आप कुछ नहीं कर पाओगे, आपको देना पड़ेगा। और सीधे लिख दिया जाएगा कोर्ट की तरफ से आपको जो मुआवजा मिलेगा वो आपको ले, तो आप जाओ कोर्ट, कोर्ट में आपको मुआवजा जो मिले चुपचाप लिए मुआवजा चले आओ, इधर देखो भी ना, कि अब इधर देख के रो भी नहीं सकते कि हाय मेरी जमीन जा रही है ना, ऐसा वाला भी कुछ, क्योंकि उसको क्या कर दिया गया, कानूनी अधिकार, कि कानून जैसा चाहेगी वैसा करेगी, आपका उस पर कोई हक नहीं है। तो इसको हटा, संपत्ति के अधिकार को हटा दिया गया। और क्यों हटाया गया ये मैंने बताया अभी, ठीक है। लेकिन इसको सिर्फ कानून ले सकती है, ऐसा नहीं कि आपकी संपत्ति आपकी नहीं है तो कोई भी ले लेगा। आपकी संपत्ति आपकी है और इसके बाद किसकी है, कानून की। कानून का हक है सिर्फ आपकी संपत्ति लेने का, और किसी का नहीं है कि कोई भी आके आपकी संपत्ति ले लेगा। सिर्फ कानून को यह अधिकार है कि आपकी संपत्ति पर कुछ कर सकती है, बाकी कोई नहीं कर सकता है, ठीक है। फिर इसके बाद लास्ट में क्या लिखा है, व्यापार। व्यापार मतलब है कि अब आप कहीं पर भी निवास करोगे तो निवास के लिए ऐसे थोड़ी बने रहोगे, कुछ ना कुछ खर्चा पानी चलाने के लिए करोगे काम, के नहीं करोगे। कोई ठेला लगाएगा, कोई दुकान खोलेगा, कोई कोचिंग ही पढ़ाएगा, कुछ करेगा, लेकिन आजीविका चलाने के लिए व्यापार करेगा कि नहीं करेगा। तो आपको व्यापार करने की भी स्वतंत्रता दी जाती है कि आप अपनी तरीके का, किसी भी तरीके का व्यापार कर सकते हो। अब व्यापार करने का मतलब ये नहीं कि आप बम की दुकान खोलो, बम बनाना सीखो, बंदूक बनाना सीखो, नक्सलवादी कैसे बनते हैं ये सीखो, अब क्या तो व्यापार ही तो कर रहे हैं। तो उसमें भी हमें किन चीजों का ध्यान रखना है, इन 6 और 7 चीजों का ध्यान रखना है, इसके बाद ही हमें कोई चीज करनी है। स्वतंत्रता तो आपको मिली हुई है, लेकिन आपको ये अपने नियम याद रखने हैं, ये रूल्स हैं आपके, कि आपके किसी भी स्वतंत्रता से किसी को किसी भी तरीके का नुकसान नहीं पहुंचना चाहिए, ठीक है। तो इसमें आपकी जो 19 में दी गई है, ये स्वतंत्रताएं जो दी गई हैं वो 6 प्रकार से दी हैं। पहली आपकी क्या है, इसको क्रम से बिल्कुल याद रखना है, ठीक है। सबसे पहले क्या है, अगर इसको एक स्टोरी को उसमें याद रखें तो सबसे पहले क्या है कि हमें बोलने का अधिकार दिया गया, हम बोल सकते हैं। जब हम बोलेंगे तो हम क्या कर सकते हैं, 2-4 लोग हमारी बात सुनेंगे तो हम क्या कर सकते हैं, एक सभा बनाने का है। और सभा जब बन जाएगी तो धीरे धीरे सभा ही किस रूप में हो जाती है, संगठन बन जाता है। और संगठन बनने के बाद जब ये पूरा संगठन बन गया तो पूरा संगठन क्या करेगा, संचरण, मतलब कहीं पर भी जा करके, अब मान लीजिए हमने संगठन बनाया कोचिंग का, अब कोचिंग का ये पूरा संगठन है, उसके बाद ये कोचिंग का संगठन सोचे हम दूसरे शहर जाकर के यही ब्रांच खोलें, तो हम ये पूरा संगठन क्या करेंगे, विचरण करेंगे सब जगह। तो संचरण करने का अधिकार, स्वतंत्रता है आपकी। अब संचरण करने के बाद जब हम थक जाएंगे, सोचेंगे यार कहीं ना कहीं तो रुक जाए, तो हम क्या करेंगे, निवास स्थान बनाएंगे कहीं ना, और निवास स्थान बनाने के बाद वहीं पर ही क्या कर देंगे, कोचिंग डाल देंगे, व्यापार अपना शुरू कर देंगे, ठीक। तो ऐसे क्रम से याद रखना, सबसे पहले बोलना, फिर सभा, फिर इसके बाद संगठन, फिर संचरण, फिर इसके बाद निवास, और निवास के बाद आपका व्यापार, ठीक है। तो ऐसे क्रम से इनको याद रखना है। इसके बाद ये तो कल लिख लिए थे ना पूरे, अगर लिखना हो तो इसको साइड में ये चीजें लिख लो, पॉइंट्स, ऐसे कोष्ठक बना के इन चीजों को लिख लो कि इनके तहत कभी कभी ऐसे क्वेश्चन भी पूछ सकता है कि आपकी इस स्वतंत्रता, बोलने का अधिकार दिया गया है, उससे किसी व्यक्ति को अगर नुकसान होता है तो वो आपकी स्वतंत्रता का हनन है, मतलब स्वतंत्रता आपकी छीनी जा सकती है कि नहीं। तो किसी भी स्वतंत्रता से आपको किसी भी व्यक्ति को नुकसान नहीं होना चाहिए, देश को नुकसान नहीं होना चाहिए, देश की सुरक्षा को नुकसान नहीं होना चाहिए, और आप इसकी कोर्ट की किसी बात की अवहेलना नहीं कर सकते। हाँ, मोरल मतलब क्या होता है, मोरल स्टोरीज लिखी रहती हैं, स्टोरी नहीं, इसका इसमें ये संबंध है, इसको भी पहले थोड़ा समझ लेते हैं, इसके बाद लिखेंगे, ठीक है। अनुच्छेद 20 आपका क्या कहता है, दोष सिद्धि के संबंध में संरक्षण। दोष सिद्धि के संबंध में संरक्षण का मतलब है कि आपने कोई भी दोष आप में है, उसके संबंध में संरक्षण की बात कही गई है, जिसके अंतर्गत अनुच्छेद 20 के 1 में कहा गया है कि अपराध के समय का कानून। अपराध के समय का कानून का मतलब है, अब आप नागरिक हो, आपको स्वतंत्रताएं तो सारी दे दी गई है, लेकिन फिर भी आप कोई ना कोई अपराध तो कर ही सकते हो, भगवान तो हो नहीं, गलतियां सबसे होती हैं। तो अगर आपसे कोई गलती हुई तो आपको किस प्रकार से सजा दी जाएगी उसके बारे में बताया गया। तो इसमें पहले में क्या लिखा, अपराध के समय का कानून,
मतलब कहने का ये है कि आपके लिए जो कानून बनाए गए हैं कि आपने अगर ये अपराध किया है तो आपको ये दंड दिया जाएगा, तो उसी के तहत ये कहा गया है कि जो भी आप अपराध करोगे उस समय जो कानून चल रहा होगा उसी कानून के तहत आपको सजा दी जाएगी। मतलब कानून सारे बने हुए हैं और कभी कभी क्या होते, चेंज होते रहते हैं। मान लीजिए आप कहीं खेलने गए, आपने किसी का हाथ तोड़ दिया। अब मान लो हाथ तोड़ दिया और उसमें ये है हाथ तोड़ने में आपको 1 साल की सजा है। इसके बाद उसको एक समय केस चलता रहा, धीरे धीरे करके 2020 में मान लीजिए ये नियम था कि जो कोई हाथ तोड़ेगा, हाथ तोड़ने की 1 साल का दंड है, 1 साल की सजा उसको दी जाएगी। और 2024 में आपका केस फाइनल हो पाया और उस कानून को चेंज करके 2024 में ये कर दिया गया है कि जो जिसने हाथ तोड़ा है उस हाथ तोड़ने की सजा फांसी है। तो अब बताओ ये गलत है कि नहीं है? तो उसमें यही चीज कही गई कि हमने भैया 2020 में हाथ तोड़ा था और तब क्या नियम था कि 1 साल की सजा है, और चुनाव वो सॉरी कानून के तहत हमारा केस फाइनल कब हो रहा है, 2024 में, और 4 साल बाद नियम अगर चेंज हो गया है तो हमें 2024 के अकॉर्डिंग सजा ना दी जाके किस अकॉर्डिंग दी जाएगी, 2020 में जिस समय हमने अपराध किया था उस समय जो सजा चल रही थी वही सजा आपको दी जाएगी, ये नहीं कि फांसी में चढ़ा दिया जाएगा। तो इसके बारे में ये कहा गया है कि अपराध के समय का कानून, मतलब जिस समय आपने अपराध किया है उस समय उस अपराध के लिए जो दंड निर्धारित है वही दंड आपको दिया जाएगा, ना कि 10 साल बाद वाला कि 10 साल बाद आपका जो दंड निर्धारित है वो दिया जाए। ठीक। और इसमें एक चीज ये भी है, ये है कि मतलब 10 साल बाद अगर कानून मतलब बदल रहा है उसके तहत भी नहीं होगा, और 10 साल पहले जो कानून था उसके तहत भी नहीं होगा। ये भी नहीं होगा कि पता चले अच्छा आपने हाथ तोड़ दिया है, मुगलों के समय क्या था कि हाथ तोड़ने की सजा हाथ के बदले हाथ, पता चले तुम्हारा भी हाथ तोड़ दिया जाए। तो मतलब ये चीज नहीं होगी कि 10 साल अगर मतलब पहले पुराने जमाने में इसका जो वो था कानून बना था उसके तहत भी आपको सजा नहीं दी जाएगी, 10 साल बाद जो कानून बन रहा है उसके तहत भी नहीं, करंट में जिस समय आपने किया है उस समय जो सजा निर्धारित है वही सजा आपको दी जाएगी। ठीक। तो ये किसमें कहा गया, अनुच्छेद 20 के 1 में कहा गया। दूसरा है आपका एक अपराध की एक सजा। अब एक अपराध की एक सजा का मतलब ये है कि आपने मान लीजिए किसी का मर्डर कर दिया, अब मर्डर करने के बाद आपको सजा सुना दी गई है कि आपको मतलब 10 साल की कैद हो जाएगी, 10 साल जेल काट के आए आप, और 10 साल बाद आप सोचो कि चलो ठीक है आप फुर्सत हो गए हैं, साल 2 साल बाद पुलिस ने देखा कि अरे इसने मर्डर किया था, चलो इसको फिर अंदर कर दो। तो अब क्या बेचारा वो तो 10 साल काट के आ गया ना, अब फिर से उसको थोड़ी उसी अपराध के लिए सजा दोगे। मतलब ये कि एक अपराध के लिए क्या होगी, एक ही सजा होगी, ये नहीं कि अपराध उसने बेचारे ने एक बार किया है और बार बार उसको दंड दिए जा रहे हैं। अब जैसे लालू प्रसाद जी जो थे बिहार में, सुना होगा आप लोगों ने, चारा घोटाला हुआ था कि नहीं हुआ था? अब चारा घोटाला में उनका ये था कि उन्होंने क्या किया था, 2 करोड़ या 4 करोड़ का चारे की वो आया था गाय भैंसों के लिए और उनसे ब्यौरा मांगा गया था, तो उनने बकायदे पूरा बिल बना के भेजा कि इतने इतने का चारा आया है पूरा। उनसे पूछा गया कि किस गाड़ी से भेजा गया था चारा, तो उन्होंने गाड़ी नंबर नोट करके दिया। अब उनको ये थोड़ी पता था कि गाड़ी नंबर चेक हो जाएगा, और जिसका गाड़ी नंबर डाला वो बाइक का गाड़ी नंबर था। अब सोचो 2 करोड़ का चारा क्या बाइक में जाएगा क्या? तो अब पकड़ गए कि नहीं पकड़ गए? तो अब इस तरह का क्या होगा, ये घोटाला हुआ, अब उनको सजा भी हुई, वो जेल वेल काट के बकायदे आए। अब 2020 या 21 में जेल काट के, अब 2024 में चुनाव है मान लो, तो अब वो सोचे कि अब चुनाव आ गया है, अब हम फिर से चुनाव के लिए खड़े होते मुख्यमंत्री बनने के लिए। अब वो चुनाव के लिए खड़े हुए, पता चले फिर कुछ दिन बाद सीबीआई आई, बोली आपने चारा घोटाला किया था, फिर चलिए अंदर। तो अब क्या उनको आजीवन चारा घोटाला के रूप में बंद किया जाएगा क्या? भाई एक बार तो सजा काट के आ गए ना। तो वही चीज है, कहने का मतलब मेरे ये है कि आपके एक अपराध की सिर्फ एक ही सजा दी जाएगी। ठीक। तो ये किसमें कहा गया है, अनुच्छेद 20 के 2 में कहा गया। तीसरा क्या है आपका, खुद के विरुद्ध गवाही। अब खुद के विरुद्ध गवाही का मतलब क्या है, यहाँ तो ये तो पिक्चरों में बहुत देखते होंगे, मूवियों में होता है कि नहीं होता है कि अपने खिलाफ गवाही दो वरना तुम्हारे बच्चे को मार डालेंगे, तुम्हारी बीवी को मार डालेंगे, ऐसे ऐसे करके उनको परेशान करते हैं। तो ये चीज हमारे उसमें लिखी हुई है संविधान में कि अब खुद के विरुद्ध गवाही देने का अधिकार नहीं है, मतलब किसी को भी खुद के विरुद्ध गवाही नहीं दिलवा सकते हो कि अगर उसने वो काम किया भी नहीं और जबरदस्ती मार कूट के आप उसे करवाओ, जबकि ये चीज अपने भारत में बहुत ज्यादा होती है काफी हद तक। सिर्फ क्या है आपका, आप मान लीजिए पुलिस पकड़ कर ले गई, इतना मारती है कि बेचारे का हाँ की जगह ना निकलने लगता है, उसने किया भी नहीं होता फिर भी वो हाँ बोलता है, क्योंकि वो किससे डर जाता है, मार से डर जाता है।
और पुलिस वाले ऐसा क्यों करवाते हैं? क्योंकि वो पकड़ नहीं पाते असली उसको, चोर को, तो सोचते हैं इसी से उला लिया जाए, बस हम फुर्सत हो जाए। वो अपनी ड्यूटी निभाना चाहते हैं। तो अब लेकिन उसने चलो हाँ तो कह दिया, लेकिन जब वही आपका जो वो है, क्या बोलते हैं उसको, अपराधी है, वो जब कोर्ट में पहुंचा, कोर्ट में अगर वो कह देगा कि नहीं मैंने ऐसा नहीं किया, जबरदस्ती मुझको मार मार के हाँ बुलवाया, तो उसकी बात वहां पर क्या कर ली जाएगी? मान ली जाएगी। फिर उस अपराधी की बात मानी जाएगी, ना कि पुलिस वाले की। जबकि पुलिस वाले तो कानून के उसमें ही होते हैं, पुलिस वालों की बात माननी चाहिए। लेकिन पुलिस वालों की कोई भी बात नहीं मानी जाएगी जब तक पुलिस वाले भी कोई सबूत नहीं देंगे, क्योंकि आपका जो कानून है किस पर चलता है? सबूतों पर चलता है। तो यहाँ पर किसी की बात को आप जबरदस्ती नहीं करवा सकते हो कि खुद के विरुद्ध गवाही का मतलब है कि उसको अपने खिलाफ गवाही नहीं दिलवाना सकते हो, ठीक है। ऐसे आपका क्या है, जैसे मान लीजिए एक स्टोरी बताती हूँ। जैसे जो आपकी जापान की पुलिस है, मान लीजिए एक अमेरिका की पुलिस है, एक भारत की पुलिस है। अब एक खरगोश जंगल में खो गया। अब ये कहा गया जापान की पुलिस से कि आप ढूंढ के लाइए। तो जापान की पुलिस गई जंगल में, ढूंढी, ढूंढने के बाद वो 1 घंटे में ढूंढ के ले आई। उन्हें अपना काफी सारे ड्रोन कैमरा वगैरह सब कुछ लगाया और ढूंढ ढांड के खरगोश को ले आई। इसके बाद अमेरिका की जो पुलिस थी उसको भेजा गया कि आप ढूंढ के लाइए। तो वो और सैटेलाइट कैमरे लगा लगा के और भी अच्छी टेक्निक वाली चीजें लगा करके वो ज्यादा से ज्यादा 10 मिनट में ढूंढ के ले आए। जबकि देखते हो खरगोश कितना तेज भागता है, उसको ढूंढना कितना मुश्किल होगा उतने जंगल में पूरे, लेकिन फिर भी वो 10 मिनट के अंदर ढूंढ के ले आए। उन्होंने ऐसी ऐसी चीजें लगाई। अब बारी किसकी है? इंडिया की। अब भारत को भेजा गया, भारत की पुलिस को, कि जाइए खरगोश को ढूंढ के लाइए। अब भारत की पुलिस गई, 3 महीने हो गए, वो अंदर ही है जंगल के। अब सबको ये लगा कि खरगोश ढूंढने गई थी पुलिस, पुलिस ही तो नहीं खो गई, यानी जंगल के अंदर शेर है, काफी सारे जानवर हैं आपके, जंगली जानवर कहीं खा तो नहीं गए। तो अमेरिका की पुलिस और जापान की पुलिस भारत की पुलिस को ढूंढने पहुंची। और जब ढूंढते ढूंढते पहुंची तो वहां पर बीच जंगल में देखा कि आप 2 खंभे गाड़े ऐसे एक सुअर को लटकाए थे पुलिस वाले, भारत की जो पुलिस थी, और सुअर को मार रही थी। और किस लिए मार रही थी? कि बोलो कि मैं खरगोश हूं। समझ रहे? मतलब उससे जबरदस्ती कहलवाना चाह रहे हैं सुअर से कि तुम कहो मैं खरगोश हूं। आप समझ रहे हो इसका मतलब क्या है? कि भारत में आपके कैसे होता है, सेम इसी तरह होता है कि आप ढूंढ नहीं रही है, ढूंढने के कोई तरीके नहीं यूज करते हैं, ऊपर से जो पकड़ में आ गया उसी को कूट काट के बना देते। अब बेचारे सुअर को खरगोश बनाएंगे, वो कैसे बन जाए बताओ, बनेगा? तो इस कहने का मतलब मेरा ये है कि जो अपने यहाँ की जो आपकी पुलिस प्रशासन भी है वो इतना एक्टिव नहीं है जितना अदर देशों का। अगर इतना एक्टिव हो जाए तो इतने अपराध ही ना हो पाए। कोई अगर मार वार भी देता है, इतनी लड़ाइयां हो जाएंगी, लेके जाएंगे 2 घंटे बाद छूट के आ जाते हैं, क्योंकि पुलिस उसमें एक्शन नहीं लेती ज्यादा। अगर तुरंत से एक्शन ले, सारे आपके पास औजार है, सब कुछ करने के तरीके हैं, आप कैमरे लगाइए, सब कुछ करिए, कैसे बच के जाएगा चोर? लेकिन वो क्या होता है, वो करना नहीं चाहते। तो वही चीज है कि अब वो बेचारे सुअर को कूटे पड़े हैं 3 महीने से, कि अब वो कैसे बोल दे कि हाँ मैं खरा। तो वो बुलवाने का काम मतलब यही है कि आपको किसी भी जबरदस्ती, तो ये चीज करने का अधिकार नहीं है, किसी को खुद के विरुद्ध गवाही दिलवाने का अधिकार नहीं है। और आपको ये स्वतंत्रता भी है कि आपको अगर जोर जबरदस्ती की जाती है तो आप कोर्ट में जाकर अपना अगर कह देते हो कि मुझसे जबरदस्ती करवाया जा रहा है, तो ना तो पुलिस की बात मानी जाएगी, ना वकील की बात मानी जाएगी, किसकी बात मानी जाएगी? आपकी बात मानी जाएगी, आपने जो कहा है। ठीक है, तो समझ में आया? तीनों में क्या है आपका? दोष सिद्धि के संबंध में संरक्षण का मतलब पहले में क्या है? अपराध के समय का कानून मिलेगा आपको, कोई ना तो पहले का ना ही बाद का। दूसरे में क्या है? एक अपराध की एक सजा, मतलब आपने कोई भी अपराध किया है उसकी सजा आपको एक बार ही मिलेगी। मतलब क्या कह रहे हैं, फिर से बोलिए। हाँ हाँ हाँ, दोनों की मिलेगी। हाँ, वो और जो एक किसी भी, जैसे मान लीजिए आपने किसी का मर्डर किया, मर्डर की सजा आपने को फांसी की सजा सुनाई गई, ठीक है। अब उसी एक मर्डर करने के बाद आपने दोबारा फिर मर्डर कर दिया, तो दोबारा थोड़ी फांसी में टांगेंगे। मतलब ये कहने का है कि अंतिम सजा आपकी क्या? फांसी ही है। तो अगर आप अपराध करते हो, आप ऐसा अपराध करते हो, जघन्य अपराध कि आपको 7 लोगों की एक साथ हत्या कर दी, तो फांसी तो एक ही बार हो जाएगी, या तो आपको उम्र कैद। और अगर आप छोटे छोटे कोई अपराध करते हो, हाँ, जैसे चोरी करना है, किसी घर में कूद रहे हो,
तो ये सब काम जो करोगे तो उसकी जो एक लिमिटेड सजा होती है वो आपको पूरी पूरी सबकी मिलेगी, ऐसा है। और आपने बहुत सारे अपराधी क्रिमिनल प्रवृत्ति के हो तो आपको आजीवन अंदर कर दिया जाएगा कि तुम बहुत अपराध करते हो, इसको अंदर ही रखो, क्योंकि ये तुरंत से, अगर मान लीजिए किसी अपराध की सजा 10 साल है, अब वो बार बार अपराध कर रहा है, तो वो किसकी श्रेणी में आ गया, क्रिमिनल की उसमें आ गया कि नहीं आ गया, तो उस पर नजर रखी जाएगी, उसके साथ साथ उसको उम्र कैद की सजा कर दी जाएगी कि इससे अच्छा इसको बार बार पकड़ने से अच्छा इसको क्या कर दो, अंदर कर दो। तो जैसे आप देखते हो ना, काफी सारे लोग अभी मरे हुए हैं, कौन ना, अंसारी कौन थे, ये क्रिमिनल टाइप के थे ना, जो अभी बांदा में था, मुख्तार अंसारी, थे कि नहीं थे। तो अब इनको क्या है, इनके ऊपर सख्त नजर रखी जाती थी, तो इनके ऊपर इतने सारे केस थे, एक केस नहीं था, तो अगर इनकी फाइलें खोली जाए तो बहुत सारे केस हैं। तो इनको फाइनली फिर क्या कर दिया जाता है कि सीधे इनको अंदर कर दो, सारे केस कहाँ तक पूरे पूरे करेंगे, इसकी 5 साल की है, इसकी 10 साल की है, इस अपराध की इतने साल की है, पूरा काउंट करोगे तो एक क्रिमिनल ही निकलेगा कि नहीं निकलेगा, तो उसको सीधे क्या कर देते हैं, फिर आजीवन कारावास कर देते हैं कि अगर आप ज्यादा अपराध करते हो तो। हाँ, तो उसका आपका एक जितना है उतना ही लिमिटेड मिलेगा, ठीक है। ठीक है, तो ये तीनों हो गए आपके क्या, अनुच्छेद 20 के अंतर्गत। अब इसके बाद हम लोग अनुच्छेद 21 पढ़ेंगे, इसके पहले इसको हम थोड़ा सा लिख लेते हैं, मेरा भी क्योंकि मुंह दर्द होने लगा है। डालना अनुच्छेद 19 के ए में ही मीडिया की स्वतंत्रता, अनुच्छेद 19 के ए में ही मीडिया की स्वतंत्रता, कॉमा, सूचना का अधिकार, सूचना का अधिकार, कोष्टक में लिखो 2005, ये सूचना का अधिकार कब आया था आपके, 2005 में, सूचना का अधिकार, कॉमा, इंटरनेट का, इंटरनेट का उपयोग, इंटरनेट का उपयोग प्रतिबंधों के साथ, इंटरनेट का उपयोग प्रतिबंधों के साथ, इसके आगे कोष्टक में लिखो 2020, का उल्लेख है, 2020 लिखा, कोष्टक बंद कर दीजिए, इसका लिखे का उल्लेख है। नेक्स्ट पॉइंट लिखिए, मीडिया को, मीडिया को फोर्थ स्टेज, फोर्थ स्टेज खंभा, मीडिया को फोर्थ स्टेज खंभा भी कहा जाता है, क्या कहना, संविधान, मीडिया को फोर्थ स्टेज खंभा कहा जाता है, ये मीडिया ही तो है जो चारों तरफ फैलाती है सब कुछ, झूठ भी सही भी सब। इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट लिखिए, आपातकाल के दौरान, मैं बताया था हमारे जो मूल अधिकार हैं, जो हमें स्वतंत्रताएं सारे अधिकार मिले हुए हैं, ये क्या होते हैं, निलंबित कर दिए जाते हैं। कब निलंबित होते हैं, आपातकाल के समय। तो इनमें से जो हम पूरे पढ़ रहे हैं आपके 32 तक सारे जितने अधिकार है मूल अधिकार, उनमें से कुछ अधिकार आपके निलंबित कर दिए जाते हैं, जैसे कि आपका अनुच्छेद 19 जो है उसको निलंबित कर दिया जाता है, कब, आपातकाल के समय। और हमारा निलंबित कौन सा नहीं होता है, 20 नहीं होता और 21 नहीं होता है। तो 20 तो हमने भी पढ़ा कि 20 निलंबित नहीं होता है भाई, उस समय अपराध जो हम कर रहे हैं वो हमें जो जो सजा निर्धारित है वही देनी चाहिए, जब अपने विरुद्ध गवाही नहीं दिलवा सकते, अगर निलंबित कर दिया जाएगा तो आपातकाल में युद्ध हो रहा होगा, पता चले जबरदस्ती कहला दिया जाए, बोलो तुम चीन के हो, अब वो क्या करेगा, मजबूरी में उसे बोलना पड़ेगा। और ऐसे में अगर क्या है, इसको निलंबित नहीं करेंगे तो वो अपने खिलाफ गवाही नहीं दे सकता है, बोलोगे, दुश्मनी से कर लोगे। तो अब आपको अगर छोड़ दिया जाएगा, युद्ध चल रहा है, मान लो आपातकाल का समय है, तो आप दौड़ के जाके एक चीन है,
तो ये क्या क्या लिखा था पॉइंट? अनुच्छेद सॉरी आपातकाल के दौरान अनुच्छेद 19 अनुच्छेद 19 का स्वतः निलंबन स्वतः निलंबन हो जाता है, स्वतः निलंबन हो जाता है, जबकि जबकि अनुच्छेद 20 और 21 अनुच्छेद 20 और 21 कभी निलंबित नहीं होते हैं, निलंबित नहीं होते हैं। बाकी मूल अधिकारों को बाकी मूल अधिकारों को बाकी मूल अधिकारों को राष्ट्रपति बाकी मूल अधिकारों को राष्ट्रपति निलंबित कर सकता है, निलंबित कर सकता है। ठीक है, ये कम की स्वतंत्रताएं लिखी थी, वो सारी स्वतंत्रताएं हमने पढ़ ली हैं। और अन्य मूल अधिकार जो है हमारे, जैसे आपका 14 है, 15 है, 16 है, 17 है, इनको राष्ट्रपति चाहेगा। राष्ट्रपति को लग रहा है अगर कि इनका भी निलंबन होना चाहिए तो राष्ट्रपति उनको निलंबित कर सकता है, बाकी कोई नहीं कर सकता। ना संसद कर सकती, ना प्रधानमंत्री, कोई नहीं कर सकता। सिर्फ किसके पास पावर है? राष्ट्रपति के पास ही पावर है कि आपके मूल अधिकारों को निलंबित। और निलंबित का मतलब क्या होता है? कुछ समय के लिए रोकना। ठीक है, निलंबन का मतलब ये नहीं होता है कि उनको खत्म कर देना, कुछ समय के लिए उसको रोक देना। ठीक है, अभी तक आपका आपातकाल लगा नहीं, 2-3 बार ही आपका आपातकाल लगा। मैं बता रही हूँ, अभी आपातकाल 3 प्रकार के होते हैं।